हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड कौन थे? तो रदरफोर्ड का पूरा नाम था एर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। जो एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक में दो चीज़ का डिस्कवरी कर दिया हुआ है। एक था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। कैसे किया था? तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था। उसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले हम लोग कुछ रदरफोर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1871 में हुआ 30 अगस्त को। इनकी मृत्यु 1937 में हो चुकी थी। वही इन्होंने अपने जीवन काल में फादर ऑफ न्यूक्लियर्स ऑफ फिजिक्स का मतलब एक तरीके से खिताब दिया गया कि इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर कहा गया। और बड़े बड़े फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब में इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। इनकी रुचि थी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर पढ़ने की। और उस समय में ये मतलब कि किसी भी एलिमेंट के अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा है उनके ऊपर उनको जानने की थोड़ी ज़्यादा इच्छा था। ठीक है। इसके बाद उन्होंने डिस्कवरी किया किसका? न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस का डिस्कवरी उन्होंने कैसे किया? तो एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट आखिरकार ये है क्या? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट एक तरीके से गोल्ड का एक पतला सा सीट लिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक दिमाग में सवाल आया होगा, गोल्ड का ही सीट क्यों लिया? क्योंकि अब सवाल आया तो बता देते हैं गोल्ड का ही सीट क्यों लिया गया। क्योंकि गोल्ड जो है उसको हम लोग कितना भी हम लोग उसको पीटेंगे तो वो बहुत पतला थिन सीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। उसको पतला एकदम सीट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग गोल्ड का यूज़ किए हैं। ठीक है। अब गोल्ड के फॉयल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, अब किसी भी हम लोग को पता है गोल्ड फॉयल भी एक मैटर है, मैटर के अंदर एटम होगा ही होगा। तो उसके अंदर जो एटम है तो उसके ऊपर से एक फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल, ये जो रेज हम लोग देख रहे हैं ये है अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है। और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो आखिरकार है किस चीज़ का? तो हीलियम आयन का है। ठीक है। हीलियम आयन का हम लोग को वेट पता है, मतलब कि मास हम लोग को पता है कितना होता है, 4U, 4 AMU या 4U। ठीक है। अब हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल को उन्होंने जब गोल्ड फॉयल के ऊपर गिराया यानी कि इसके थ्रू पास कराया तो क्या देखा उन्होंने कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो क्या किया, एटम्स के बीचों बीच निकल गया। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जो अल्फ़ा पार्टिकल इसके बीच से जा रहा हो कहीं ना कहीं जाके टकरा के वापस आना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में एटम्स है। एटम्स है तो एटम्स क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो इतने चीज़ होने की वजह से उसको वापस डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, मतलब वापस आना चाहिए था ये रेस को। लेकिन वो रेस जो है वो वापस नहीं आया, वो मतलब कि चलता चला गया। ठीक है। वापस आया भी तो बहुत कम मात्रा में आया और बहुत कम मात्रा में डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था। ठीक है। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो ज़्यादातर मात्रा में पास चला गया, मतलब स्ट्रेट ही निकल गया दूसरी तरफ से। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ लेकिन बहुत कम एंगल में डिफ्लेक्ट हुआ। जबकि एटम्स के अंदर हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो था ही, जिसके वजह से जो हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल को पास करा रहे हैं तो उसको डिफ्लेक्ट होना चाहिए, वापस आना चाहिए था। लेकिन वो वापस नहीं आया, तो वो सीधा ही सीधा चला गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट, पार्टिकल अपीयर टू बी रिबाउंड। और बहुत सारे पार्टिकल जो है वो क्या हुआ, टकरा टकरा के कहीं इधर से निकल गया कहीं उधर से निकल गया, मतलब डिफ्लेक्ट कर रहा था, पूरे तरीके से 180 डिग्री में वापस नहीं आ रहा था। ठीक है। तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था। अब आखिरकार इनके दिमाग में ये सवाल आया कि ये एटम के अंदर से जब हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल के रेस को पास कराए तो इसको वापस आना चाहिए था, ये वापस क्यों नहीं आया? आखिरकार ये एटम्स के अंदर ऐसा कौन सा जगह है जिसके थ्रू ये पास हो गया? ठीक है। एटम्स के अंदर ऐसा कौन सा जगह है जिससे ये रेस पास हो रहा है? तो आखिरकार फिर जब इन्होंने और आगे देखा तो फिर ये इन्होंने क्या मतलब कि समझा कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उन्होंने एक नाम दिया इसको कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस, जो सेंटर ऑफ एटम प्रेजेंट है। और उन्होंने क्या बताया कि जो एटम का रेडियस होता है वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स जो रेडियस है न्यूक्लियस का उससे कम होता है। जैसे मान लिया जाए एक ये एटम है। ठीक है। एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है तो इसका रेडियस एटम के मुताबिक जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो कम है, ये उनके द्वारा कहा गया। अब न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में उन्होंने और क्या क्या चीज़ बताया, तो एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर प्रेजेंट है एटम के अंदर, उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। और न्यूक्लियस जो है उसके इर्द गिर्द मतलब चारों बगल सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जो एक न्यूक्लियस है, अगर मान लिया जाए ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है तो उसके ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो भी एक तरीके से स्टेबल नहीं है।
अगर इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा, एक्सटर्नल चार्ज आने की वजह से ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसी और भी भागने लग जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को इन्होंने स्टेबल नहीं कहा, जबकि इन्होंने ये तो बता दिया कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर कोई भी चार्जेस आता है तो उस चार्जेस आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर चला जा सकता है। तो उनका ये एक ड्रॉबैक था, यानी कि एक कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्या बोल सकते हैं, डीमेरिट पॉइंट जो है हम लोग बोल सकते हैं, डीमेरिट है कि अगर एक्सेलरेशन आता है इलेक्ट्रॉन में तो ये न्यूक्लियस में भी जा सकता है। तो ये इनका कहना था इनके मॉडल ऑफ एटम के ऊपर, जो न्यूक्लियर मॉडल उन्होंने बताया। न्यूक्लियर मॉडल का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। न्यूक्लियस का डिस्कवरी कैसे हुआ, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बता दिए कि जब अल्फ़ा रेस को पास कराया गया तो वो पूरे तरीके से पास हो गया। पास होने का क्या रीज़न, उन्होंने सोचा कि बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस है, जगह है, तभी तो ये पास हो रहा है। तो जब उन्होंने अच्छे तरीके से पता किया तो क्या पता चला कि अल्फ़ा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज था, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि दोनों रिफ्लेक्ट होकर के वापस आना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब दो सेम चार्जेस आपस में भिड़ते हैं तो वो क्या करता है, रिपेल करता है, वापस आता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये क्या हो रहा था, वापस इसके बीचों बीच निकल जा रहा था। तो इससे इन्होंने ये चीज़ और बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल का जो एनर्जी था और जो प्रोटॉन का एनर्जी था, प्रोटॉन का एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर है वो कम था, वही जो अल्फ़ा पार्टिकल का एनर्जी है उसमें ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली पास कर रहा था, मतलब कि इसको अंदर ही अंदर जगह बनाते हुए निकलता चला जा रहा था। तो यही था न्यूक्लियस के ऊपर इन्होंने इसी तरीके से डिस्कवरी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे बोहर मॉडल्स ऑफ एन एटम। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।